नमस्कार, लेजी ट्यूटर के इस इंडोर टेक्निकल वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। ऊपर टाइटल पढ़ के और ये सारे कुछ इक्विपमेंट देख के आप तो समझ ही चुके होंगे, ये एक कंप्यूटर बिल्डिंग गाइड की वीडियो है जहां पे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे यानी कि इंडिया की बजट, इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, इसके हिसाब से एक बेयर मिनिमम, बिल्कुल बजट फ्रेंडली बेयर मिनिमम वीडियो एडिटिंग और छोटी मोटी कोड कंपाइलिंग करने वाली एक कंप्यूटर बिल्ड करेंगे। अब मेरी एग्जिस्टिंग पीसी के बारे में बात करें तो ये जो डब्बा है मैंने अपने स्कूल टाइम पे बनाया था, करीबन 12-13 साल पुरानी हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें इंटेल की कोर 2 क्वाड Q6600 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की एक प्रोसेसर है। तब के ज़माने में एक एनवीडिया चिपसेट की ओवरक्लॉकिंग एबिलिटी के साथ आने वाली मदरबोर्ड खरीदा था जो इतने दिन तक तो चली नहीं। तो अब ख़राब होने के बाद जब मैंने मदरबोर्ड को रिप्लेस करने की सोची तो मार्केट पे चाइनीज़ ब्रांड्स की इंटेल G41 चिपसेट की मदरबोर्ड ही मिल रही थी जो इसमें है। DDR3 प्लेटफॉर्म की 1333 मेगाहर्ट्ज़ की 8GB रैम डुअल चैनल पे यानी कि 4GB प्लस 4GB कॉन्फ़िगरेशन पे और ढेर सारी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स, फुटेज वगैरह जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो उसको स्टोर करने के लिए। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, शायद आपके पास भी ऐसी ही एक डब्बा, पुराना डब्बा पड़ा हुआ है पर फिर भी आप एक नया बनाने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप उम्र में छोटे हो, अभी स्कूल में हो, आपको विरासत में, फैमिली में, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है, चीज़ें विरासत में पास ऑन होती है अपने छोटे यंगर जनरेशन के पास। तो आपके पास शायद विरासत में अपने बड़े भाई, बड़े बहन या फिर पिताजी से या फैमिली के किसी मेंबर से ऐसी एक पीसी मिली है। अब पर ये जो पीसी है रेगुलर यूसेज की अगर बात करें, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की इंटेल कोर 2 डुओ, कोर 2 क्वाड, फर्स्ट जनरेशन की i3 i5 वाली ऐसी जो सिस्टम से रेगुलर यूसेज की बात करें, विंडोज 10 में वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, पावरपॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, फॉर्म फिलअप करना हो, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करनी हो, प्रिंट आउट्स निकालनी हो, ऐसी रेगुलर यूसेज के लिए तो काफ़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर हेवी लोड की एप्लीकेशंस की बात करें जिसके लिए ये वीडियो है, जैसे वीडियो एडिटिंग छोटी मोटी 4K पे भी हो सकती है, छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग जो चैनल पे आप देखते रहते हो, हर एक वीडियो जो है मोर और लेस इसी कंप्यूटर पे ही एडिट की गई थी। पर आज के ज़माने में एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर ब्लैकमैजिक की डाविंची रिजॉल्व, ऐसी अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनता जा रहा है रेंडरिंग पार्ट जो है इस कंप्यूटर पे एडिट करना। तो इसे मुझे अपग्रेड करना है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोड कंपाइलिंग की बात करें, एंड्रॉयड की बिल्ड्स अगर मैं कंपाइल कर रहा हूँ, छोटी मोटी एप्स अगर मैं कोड किसी को कंपाइल कर रहा हूँ तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दोज कंपाइलेशंस। तो ये बहुत हेडेक बनता जा रहा है इसी कंप्यूटर पे काम करना। तो इसको अगर अपग्रेड करने के लिए अगर बारे में सोचें, अगर आप भी ऐसी ही कोई बात सोच रहे हो, अगर इंटरनेट पे सर्च लगाए क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ज्यादातर वीडियोस जो है, गाइड जो है वेस्टर्न सोर्सेज से आती है, यानी कि विदेश से, जैसे यूरोपियन या फिर नॉर्थ अमेरिकन, यूएस और कनाडा की चैनल्स जो टेक्निकल चैनल्स है। वहां पे इंडिया के भी कुछ है जहां पे महंगे तरीन हार्डवेयर जो है दिखाई जाती है। हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बढ़िया है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे मिडिल क्लास फैमिली के बजट के हिसाब से वो सारे कुछ हमारे पहुंच से बाहर है। अगर बजट की बात वो लोग करते हैं तो सेकंड हैंड मार्केट पे पॉइंट करते हैं। इंडिया में सेकंड हैंड मार्केट पे जो चीजें मिलती है, जिस प्राइस पॉइंट पे बिकती है, कुछ हजार रुपए ज्यादा देने से नया सिस्टम आपको मिल सकता है। तो कोई मायना नहीं बनता है बिना वारंटी के एक सेकंड हैंड सिस्टम खरीदने जाए या फिर आप चंद हजार रुपए ज्यादा देके एक नया वाला बिल्ड कर ले। तो इस बारे में अगर सोचे, एक बेयर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी जो सोशल मीडिया की वीडियोस वगैरह हम देना चाहते हैं, इसमें एडिट करना है तो एक बेयर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब पीसी कंपोनेंट सिलेक्शन में पहला सवाल जो बनता है, सिलेक्ट करें तो क्या करें, इंटेल प्लेटफॉर्म में आए या फिर AMD प्लेटफॉर्म में। इंटेल हो या AMD, उसकी जो कैटेगरी ऑफ प्रोसेसर है, i3, Ryzen 3, i5, Ryzen 5, i7, Ryzen 7, i9, Ryzen 9, ढेर सारी, जितना पैसा दोगे उतनी ऊपर आपकी प्रोसेसर बनेगी, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बनेगी। पर मोटी मोटी अगर बात की जाए, जो Ryzen 3 और i3 वाली जो प्रोसेसर्स होती है, जो एग्जिस्टिंग पीसी की मैंने बात की, मेरे पास है, शायद आपके पास भी है, ऑफिस जॉब जो रेगुलर की जो यूसेज है उसके लिए ही है। उसमें अगर हेवी ड्यूटी काम अगर आप करना चाहो, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, ये सारे कुछ, तो जो 5 सीरीज की प्रोसेसर्स है, इसको या इसके ऊपर के बारे में आप सोचो। बेयर मिनिमम 5 सीरीज से स्टार्ट कीजिए। अब दूसरा सवाल बनता है,
i5 और Ryzen 5, इनमें से कौन सी वाली प्लेटफॉर्म आप चॉइस करो। AMD ऑफ कोर्स प्रोसेसर के हिसाब से जो इंटेल की i5 है, Ryzen 5 उससे बेहतर प्रोसेसर्स बनाती है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देती है, पर इसकी एक डिमेरिट जो है, पहला इसकी प्राइस प्रीमियम है एक i5 के ऊपर, दूसरी आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलती है। ऑन बोर्ड ग्राफिक्स वाली जो Ryzen 5 प्रोसेसर से डेस्कटॉप के लिए, वो पहले तो इंटेल की i5 प्लेटफॉर्म से थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है, दूसरी उसमें ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है नहीं, इसके लिए आपको एक बेयर मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड तो जरूर चाहिए ही होगा। तो इसके लिए Ryzen को इस बिल्ड में, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली बिल्ड है और परफॉर्मेंस भी 1920 है, ज़्यादा कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये भी हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग के लिए ही हम लोग बना रहे हैं। तो AMD प्लेटफॉर्म को साइड में करते हैं और इंटेल प्लेटफॉर्म को ही चॉइस करते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स मिल रहा है और प्राइस भी थोड़ा लो है। कंपोनेंट्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे केस में मेरे पास एक एग्जिस्टिंग पीसी CPU का डब्बा जो था, उसको मैं अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ। आप भी ऐसा ही सोचिए, अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग CPU यानी कि जो कैबिनेट और जो डब्बा है उसे अपग्रेड करने, उसकी जो पार्ट्स है मैक्सिमम पार्ट्स को रीयूज करने के बारे में सोचिए। इससे बजट जो है बहुत ही नीचे आप ला पाओगे। 3 कोर कंपोनेंट्स है किसी भी कंप्यूटर की, उसे आपको अपग्रेड करना है। पहला ऑफ कोर्स प्रोसेसर, दूसरी मदरबोर्ड और तीसरी रैम। इन 3 कोर कंपोनेंट्स को अपग्रेड करने से ही आपकी जो पीसी है वो नए जनरेशन की प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो हमारे में हमने जो प्रोसेसर चॉइस की वो है इंटेल की 10th जनरेशन। अब हमारे पास इंटेल की Core i5 10400 मॉडल नंबर की ये जो प्रोसेसर है, ये सॉकेट LGA 1200 जो मदरबोर्ड्स होती है उस पर लग सकती है। ये 10th जनरेशन की कॉमेट लेक एक 14nm प्रोसेसर है, 65 वॉट्स की इसकी TDP है, 6 कोर प्रोसेसर है, हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड है, सो 12 थ्रेड्स आपको मिलता है, 12 MB L3 कैश, यहाँ पे थोड़ा सा कम है AMD के कंपेयर में। बेस क्लॉक इसकी 2.9 GHz और प्रोसेसर स्टॉक पे टर्बो अप टू 4.3 GHz तक जाती है। इसमें ऑन बोर्ड इंटेल की UHD 630 ऑन बोर्ड iGPU यानी कि ऑन बोर्ड जो है वो अवेलेबल है। Windows 11 की इसकी आउट ऑफ द बॉक्स कंपैटिबिलिटी है और 14,000 की जो है ये प्रोसेसर हमें आई है। अब इस प्रोसेसर को लगाने के लिए हमने एक गीगाबाइट की H510 चिपसेट की मदरबोर्ड सिलेक्ट की है। अब ये गीगाबाइट की बिल्कुल एक एंट्री लेवल की बोर्ड है। H510 M-S2 इसकी मॉडल नंबर, 5,800 रुपए इसकी कीमत है। इंटेल की H510 चिपसेट की मदरबोर्ड है, LGA 1200 सॉकेट की मदरबोर्ड, जहां पे आप इंटेल की 10th या 11th जनरेशन की कोई भी Core i3 हो, i5 हो, i7 हो, i9 हो प्रोसेसर्स लगवा सकते हो। थोड़ी बहुत ओवरक्लॉकिंग भी ये सपोर्ट करती है। 2 DDR4 रैम स्लॉट से 32 GB ईच यानी कि मैक्सिमम 64 GB इंस्टॉल की जा सकती है। अप टू 3200 MHz की डुअल चैनल पे ये सपोर्ट करती है। 4 इंटरनल SATA 6 Gbps की कनेक्टर से, उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट एक M.2 की जो NVMe हो या फिर SATA इंटरफेस की एक इंटरनल SSD लगवाने की कनेक्टर भी है। 1 PCI Express 16X Gen 4 ग्राफिक्स कार्ड के लिए, 1 PCI Express 1X की जो है स्लॉट, बाकी कोई भी अगर कनेक्टिंग कार्ड आप लगवाना चाहो। 1 हेडर ईच फॉर CPU फैन, सिस्टम फैन, RGB के लिए एक हेडर मिलता है, USB 3.2 फ्रंट पैनल के लिए एक हेडर है, USB 2.0 फ्रंट पैनल के लिए भी एक हेडर है, और ऑफ कोर्स ऑडियो हेडर्स। रियर IO पोर्ट्स की बात करें तो ऊपर से शुरू करते हैं। PS2 2 पोर्ट्स मिलेंगे आपको कीबोर्ड माउस के लिए। उसके ठीक नीचे एक डिस्प्ले आउट VGA ऑनबोर्ड ग्राफिक्स की पोर्ट, साथ में 4 USB 2.0 पोर्ट्स, ठीक उसके बीच में 2 USB 3.2 Gen 3.2 की पोर्ट्स, 1 गीगाबिट ईथरनेट कनेक्शन LAN के लिए, और 5.1 ऑडियो की इन एंड आउट पोर्ट्स मिलता है रियर IO में। अब तीसरी कोर कंपोनेंट वो है, इसमें DDR4 वाली रैम लगती है। मेरे प्रीवियस सिस्टम में DDR3 वाली थी तो वो तो यूज नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक रैम यानी कि 8 GB की एक DDR4 रैम। आइडियली स्पीकिंग यू शुड हैव
16GB 8+8। पर अभी थोड़ा पैसे बचा लेते हैं, बाद में जो 8GB और रैम है उसको हम पुश कर सकते हैं। अब इन 3 कोर कंपोनेंट से ही मैं अपना जो एग्जिस्टिंग CPU का डब्बा है उसे अपग्रेड कर सकता हूं। मैं अपनी हार्ड ड्राइव को रीयूज कर सकता हूं, कैबिनेट ऑफ कोर्स उसे रीयूज कर सकता हूं, और SMPS चांसेस आर हाई आपके पास भी जो ऐसी कंपोनेंट्स होंगे इसे आप रीयूज कर पाओगे इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के। पर हमने थोड़ा सा बजट और लगाया कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। तो पहला चीज जो इस बजट में हमने ऐड की एक्स्ट्रा के हिसाब से वो है एक SSD। अब ये वेस्टर्न डिजिटल की बिल्कुल एक एंट्री लेवल ड्राइव है, M.22280 फॉर्मेट की SATA इंटरफेस की SSD है। मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड अराउंड 550 Mbps के करीबन। ड्राइव जो है 2100 रुपए की आई है। दूसरी एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो हमने ली है, क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग के लिए इस कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी बहुत कोड कंपाइलिंग के लिए, तो CPU के ऊपर लोड जो है ज्यादा रहेगा। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम CPU जो है अपने 100% यूसेज पे रहेगी। जैसा आपने देखा था CPU की आज के जमाने में 2 टाइप की जो है क्लॉक स्पीड बताई जाती है, एक बेस क्लॉक, दूसरी बूस्ट क्लॉक। वो मेंटेन होती है अगर CPU की थर्मल्स यानी कि जो टेम्परेचर है उसे नीचे रखा जाए। इंटेल की जो स्टॉक कूलर है बिल्कुल बकवास है, इससे बूस्ट क्लॉक को अचीव करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। बूस्ट क्लॉक जो है नीचे ही चलता है तो परफॉर्मेंस पे पेनल्टी होती है, परफॉर्मेंस उतना खास मिलती नहीं है। तो इसके लिए डीप कूल की 200V2 एक बिल्कुल एंट्री लेवल CPU कूलर, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे माउंटिंग सपोर्ट करती है CPU सॉकेट के ऊपर। इसकी फैन जो है 92 mm की फैन है, और कूलर की जो हीट सिंक है ये 2 कॉपर हीट पाइप के साथ आती है। इसकी जो 92 mm की फैन है बिल्कुल 0 RPM से 2200 RPM तक की जो है ऑपरेशन सपोर्ट करती है। तो इंटेल की स्पीड टेप टेक्नोलॉजी के साथ आप बिल्कुल फैन को 0 भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। 800 की कूलर जो है इसकी प्राइस जो है 800 की आई है। और आखिर में जो आखिरी कंपोनेंट है वो है एक कैबिनेट। वैसे कैबिनेट को रिप्लेस करने की जरूरत थी नहीं, कैबिनेट अच्छा ही था। जिसे जो चीज मुझे चाहिए था वो है फ्रंट USB 3 हेडर। तो चलिए एक के बाद कंपोनेंट्स को हम लोग अनबॉक्स करते हैं और असेंबलिंग की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग मदरबोर्ड से शुरू करते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि हम एक कैबिनेट को इस्तेमाल करने वाले हैं तो पहले कैबिनेट को अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे कैबिनेट जो है एक लोकल ब्रांड क्लैरियन की है, कोई नामदार कूलर मास्टर कॉर्सियर ऐसी तो है नहीं। इंडिया में मेरे हिसाब से पैसे जो है ज़्यादा के ज़्यादा कोर कंपोनेंट्स में देनी चाहिए। कैबिनेट वगैरह में उतना खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। पीसी रहता है बेडरूम में, स्टडी रूम में, दिखाओगे किसको। कैबिनेट फील्स गुड, वजन है, ब्रश्ड मेटल फिनिश एंड इट्स हेवी। एक फैन भी दिया हुआ है, और सामने जैसा आप देख पा रहे हो एक USB पोर्ट 3 है। पीछे की अगर स्क्रू आप देखो, थंबनेल वाली स्क्रू दी गई है, यानी कि आप हाथ से ही ओपन कर सकते हो साइड पैनल को। एक वेंट भी है साइड पैनल में जो है फैन लगवाने के लिए, और हाँ नीचे भी एक वेंट है फैन लगवाने के लिए। आफ्टर कैबिनेट अब मदरबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं, क्या मिला है वो देखते हैं। ऑफ कोर्स SATA केबल, हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए एक नहीं 2 मिला है, मदरबोर्ड इटसेल्फ,
कंप्यूटर जो है हमने असेंबल कर ली है, विंडोज 10 जो है इंस्टॉल कर ली है, स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, इट्स रनिंग फाइन। पहली चीज़ जो है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन, जो एक्सपीरियंस होता है कंप्यूटिंग में विंडोज़ की इंस्टॉलेशन को लेके एक हार्ड ड्राइव के कंपेयर में, जैसे ये SSD में जब हमने ये इंस्टॉल की अराउंड 2.5 गुना जो है फास्टर था। इट वुड हैव बीन फास्टर बट ड्यू टू माई पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव मैंने इस यूज़ की इसको इंस्टॉल करने के लिए, हालांकि USB 3 की पेन ड्राइव है पर नॉट द फास्टेस्ट इन द मार्केट। सो इफ़ द पेन ड्राइव वॉज अ लिटिल फास्टर तो ये इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस भी थोड़ी फास्ट हो सकती थी। थोड़ी सी ज़्यादा पैसे लगे कि हम कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जो SSD लगवाए थे, तो उस SSD लगवाने का पहला जो मेजर बेनिफिट नज़र आता है वो है विंडोज़ की बूटअप, यानी कि कंप्यूटर की स्टार्टअप टाइम पे एक हार्ड डिस्क के कंपेयर में ये ऑलमोस्ट इंस्टेंट फील होता है, जैसे स्मार्टफोन आप टर्न ऑन टर्न ऑफ करते हो। ये उस SSD की वजह से ये स्पीड जो है विंडोज़ की बूटअप टाइम को ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग बनाता है। से हार्ड ड्राइव आपकी बूट ड्राइव है, हार्ड ड्राइव से आप विंडोज़ को रन कर रहे हो तो विंडोज़ लोडिंग के बाद भी 5-7 मिनट तक हार्ड डिस्क यूसेज जो है ऑलमोस्ट 100% पे टंगी हुई होती है। भाई यहाँ पे क्योंकि हम इस SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं, आफ्टर लोडिंग द विंडोज़ इट्स ऑलमोस्ट कंप्यूटर रेडी टू यूज़, आपको वेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। साइड पे आप हमारी क्रिस्टल डिस्क मार्क, ये SSD की परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल है, उसे देख सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, SSD और में जहाँ पे हम ये टेस्ट रन कर रहे हैं उसी SSD में ही यही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, तो थोड़ा सा कम दिखा रहा है। पर यूजुअली ये जो SSD है, जो एडवर्टाइजमेंट इसकी स्पीड है यानी कि 550 Mbps के आसपास रीड और राइट स्पीड, वैसा ही मिलता है। SSD की एक फायदा और भी है, वो है आपकी एप्लीकेशन लोडिंग टाइम, यानी कि अगर हम जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्टार्टअप टाइम, लोडिंग टाइम भी जबरदस्त तरीके से हार्ड डिस्क के कंपेयर में कम रहती है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द CPU परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम CPU Z के जरिए और GPU G के जरिए CPU को थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं मल्टी कोर के ऊपर। जैसा आप देख पा रहे हो CPU ऑल कोर पे 100% पे है, और CPU के लिए हमने जो एक छोटी सी कूलर खरीदा था, एक थर्ड पार्टी कूलर डीप कूल की, उसकी परफॉर्मेंस जो है आप हार्डवेयर मॉनिटर की टेम्परेचर परफॉर्मेंस के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे जो है ये करीबन 50-55 डिग्रीज के आसपास ही CPU को रखती है। तो इस CPU की 10400 की T जंक यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 100 डिग्रीज का। उसके ऊपर अगर आप CPU को 50-55 डिग्रीज के अंडर 60 डिग्रीज रख सकते हो तो ये जो टर्बो बूस्ट है, CPU अपनी टर्बो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करती है, और लॉन्ग टर्म पे ये एक हेल्दी एक सोल्यूशन है CPU को लॉन्ग टर्म पे यूज करने के लिए। अब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसी वीडियो जो है, हम इस वीडियो को प्रीमियर प्रो के ऊपर रेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंदी रेंडर पे भी CPU की जो टेम्परेचर है, प्रोसेसर टेम्परेचर इज वेल विद इन कंट्रोल। 56-55 के आसपास इसकी हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंची है। नॉन स्टॉप इसकी जो है रेंडरिंग एक लेंदी पीरियड ऑफ टाइम तक चल रही है, and the CPU cooler in real world condition also showing its performance. So overall इस configuration की बात करें तो एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की इनकम के हिसाब से इस बजट में एक अच्छी बिल्ड है। हर एक कोर कंपोनेंट्स के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, Windows 11 की कंपैटिबिलिटी है, तो एक फ्यूचर रेडी बिल्ड है। हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग, थोड़ी बहुत कंपाइलिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो अगर अर्ली 2020 में आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली Core i5 10400, अब धीरे धीरे मार्केट पे Core i5 11400 जो 11 जनरेशन की प्रोसेसर है उसकी भी प्राइस घट रही है। तो आपको इसी बजट में अगर थोड़ी देर बाद, थोड़ी लेट इन 2022 आप वीडियो देख रहे हो तो आपको 11400 भी इस बजट पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो को फाइनल एक्सपोर्ट रेंडर पे बिठाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड स्टे सेफ।